गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की मेरी ये सीरीज चल रही है और आज इस प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है। और सबसे पहला प्रोनाउन जो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में विभाजक सर्वनाम भी कहते हैं। अगर आप इसके डेफिनेशन को एक बार देखेंगे तो वहाँ से कुछ आपको कॉन्सेप्ट मिलता हुआ नजर आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किस प्रोनाउन के कहते हैं? कहा गया कि अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर ऑफ अ ग्रुप। फ्रेंड्स, यह ग्रुप को इंडिकेट करता है, लेकिन ग्रुप को इंडिकेट कर एक बार पूरे ग्रुप को इंडिकेट नहीं करता। ग्रुप के अंदर शामिल एक एक नाउन को इंडिकेट करता है। अ ग्रुप सेपरेटली, यानी ग्रुप के अंदर rather देन कलेक्टिवली। अगर हम बात करें वर्ड की तो वर्ड ऐसा बोलने से ऐसा लगता है कि किसी एक पूरे ग्रुप को बता रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वर्ड को जरा देखें, ईच, आइदर, नाइदर। किस तरह के वर्ड हैं? ईच जिसकी मीनिंग होती है प्रत्येक। प्रत्येक का क्या मतलब? अगर एक जगह अगर 10 लोग बैठे हैं तो भी हम उसे प्रत्येक कह सकते हैं, लेकिन सब वर्ड नहीं है यहाँ पे यूज किया गया। प्रत्येक यानी उसमें उस तरह के सेंटेंस जब ईच का इस्तेमाल किया जाता है तो एक एक इंडिविजुअल, एक एक इंसान के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो ग्रुप को इंडिकेट करता है, लेकिन ग्रुप को सेपरेट करता हुआ नजर आता है एक एक के ऊपर। यानी दे इंक्लूड ईच, आइदर, नाइदर। ये तीनों वर्ड में उस चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करें आप। ईच जिसकी मीनिंग क्या होती है? प्रत्येक। आइदर जिसकी मीनिंग होती है दो में से कोई एक। दो में से कोई एक, यानी आइदर वन ऑफ टू, दो में से कोई एक। अगर हम बात करें नाइदर की मीनिंग, तो नन ऑफ टू। नन ऑफ टू विच मीन्स दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। अगर इसको सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ईच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ जो हमारा सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है उसके साथ नाउन और वर्ब सब सिंगुलर होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर इसको प्रोनाउन फॉर्म में यूज करते हैं तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज। अब यहां पर इज यूज करूं या आर यूज करूं? ईच ऑफ द बॉयज इज और आर ऑनेस्ट। क्या सही होगा? आपको बॉयज देखने की जरूरत नहीं है। ईच ऑफ द बॉयज इज ऑनेस्ट, क्योंकि यहां पे लड़कों में प्रत्येक, क्या मीनिंग आई? लड़कों में प्रत्येक, यानी एक एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक एक इंडिविजुअल। ये वर्ड ईच की खासियत है, ये इसकी अपनी फीचर्स है जो ग्रुप को इंडिकेट करके उसे फिर से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है और एक एक इंडिविजुअल की मीनिंग देती है। इसी वजह से नाउन तो यहाँ प्लूरल फॉर्म में यूज कर दिया गया है, लेकिन यहाँ का वर्ब सिंगुलर ही होगा, क्योंकि मीनिंग एक एक इंडिविजुअल के ऊपर होती है। ईच ऑफ द बॉयज इज ऑनेस्ट। ओके फ्रेंड्स, एक खास बात और, डिस्टिंक्शंस बिटवीन प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स। अभी मैं आपको बता रहा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो जो वर्ड अभी आपको मैंने बताया वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है और अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके साथ जब नाउन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी फर्क वो बदल जाता है। वो कैसे फर्क बदलता है जरा देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या देख पा रहे हैं आप लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल किए गए मैंने उस वर्ड को भी इस्तेमाल किया। यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर ईच ऑफ द बॉयज, ईच के बाद का वर्ड आप देखें, यहाँ पर ऑफ एक प्रीपोजिशन, यहाँ पर ईच के बाद का वर्ड देखें बॉय एक नाउन, यहाँ पर देखें ईच के बाद फिर ऑफ एक प्रीपोजिशन, यहाँ पर बॉय नाउन, यहाँ देखें। बस आप समझने की कोशिश करें। यहां पर जब इस प्रोनाउन फॉर्म में होगा तो दो मेजर फर्क होता है। एक, इसके नाउन प्लूरल फॉर्म में होते हैं और दूसरा वर्ब इसका सिंगुलर होता है। यहां पर जब एडजेक्टिव फॉर्म में होगा तो नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे ये पता चला कि ये जब आप ईच, आइदर, नाइदर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनाना चाहते हैं तो इस तरह के पैटर्न में आपको इसे यूज करना है। अगर ईच के जस्ट बाद नाउन आ जाए, इसके तुरंत बाद अगर नाउन हो तो इसी वर्ड को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इस तीनों एग्जाम्पल्स में ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और तीनों एग्जाम्पल में यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन को देखते हैं। यह है पजेसिव प्रोनाउन।
ये पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? ये बहुत ही इजी है और लिमिटेड भी है, आप इस वर्ड को याद कर ले बेहतर होगा। पहले तो ये जाने कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू शो पोजीशन एंड रिलेशंस, या तो अधिकार या रिश्ता बताने के लिए, संबंध बताने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कौन कौन सा वर्ड इसमें शामिल है? ये माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे वर्ड शामिल हैं। और ऐसे वर्ड का इस्तेमाल हम लोग अधिकार या संबंध बताने के लिए करते हैं, रिश्ता बताने के लिए करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल की मदद से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। इससे सेंटेंस खत्म हो सकता है लेकिन एडजेक्टिव से नहीं। जरा देखिए, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। यहाँ पर माइन एक प्रोनाउन फॉर्म सही माना जाएगा, लेकिन अगर आप माई यूज करना चाहते हैं तो ये कभी नहीं हो सकता गलत, क्योंकि माई पर सेंटेंस नहीं रुक सकता। और माई क्या है? एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन एक सेंटेंस का आखिरी पार्ट भी हो सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दिस बुक इज माइन, यानी ये बुक मेरी है, यानी इस पर अपना अधिकार को बता रहे हैं, पोजेशंस को बता रहे हैं। दैट बुक इज योर्स, वो किताब तुम्हारी है। यहाँ पर योर कहेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए योर गलत है और योर्स सही है। द कंपनी इज आवर्स, यह कंपनी हमारी है। द कंपनी इज आवर्स, यह कंपनी हमारी है। अगर कह दिए, आवर अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये सेंटेंस गलत होगा, आवर्स। तो क्या पता चला? एक तो इसकी मीनिंग को देखें और यूजेस को देखें, इससे कभी सेंटेंस खत्म नहीं होगा और इससे सेंटेंस खत्म होगा। पता क्या चला? दूसरा मेजर फर्क क्या होता है कि दिस के बाद यहाँ पे सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। दिस बुक इज माइन, यहाँ पर जो माइन था, तो माइन के बाद सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन माई के बाद कंप्लीट नहीं हुआ। यानी कि आप सेंटेंस अगर में माई इस्तेमाल करना है तो आपको इसके बाद नाउन देना पड़ेगा। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब सेंटेंस सही हुआ। यानी पता क्या चला कि जो एडजेक्टिव फॉर्म होता है उसके बाद नाउन का होना लाजमी है, कंपल्सरी है, लेकिन प्रोनाउन फॉर्म के बाद नाउन का होना कोई कंपल्सरी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन को समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसा कि ये नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वैसे सर्वनाम जिसका इस्तेमाल क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस वर्ड आप देख पा रहे हैं, हु, होम, इन सारे वर्ड का इस्तेमाल हम सवाल पूछने में करते हैं। जैसे हु आर यू, आप कौन हो, यानी एक सवाल पूछने के लिए हु का इस्तेमाल किया गया, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, सवाल पूछा गया वेयर का इस्तेमाल करके। ये वेयर क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इतना ही नहीं, देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत क्लोज का रिलेशंस है। जरा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे वर्ड अपने आप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और अपने आप में ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है। वो कैसे? अगले स्लाइड में देखें। रिलेटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू रेफर टू नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली। टू नाउन मेंशन प्रीवियसली। रिलेटिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जिसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? टू रेफर टू नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली, उस नाउन के लिए जिसका जिक्र पहले सेंटेंस में कर दिया गया हो, उसके लिए जो वर्ड का इस्तेमाल किया जाए या जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दूसरी जगह से हम कह सकते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट में, इट इज ऑल्सो यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस। इसको टू सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए भी इस रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि सारे वर्ड को मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी एग्जांपल में लिखा था और रिलेटिव प्रोनाउन में भी है, दोनों अपने आप में। वो कैसे? फिलहाल अभी एग्जांपल देखते हैं, फिर डिफरेंस को देखेंगे। दिस इज द बॉय whom I saw yesterday, का ये वही लड़का है जिससे मेरी मुलाकात कल हुई थी। यहाँ पर इस whom का इस्तेमाल किस लिए किया गया? इस लड़का के लिए। ये लड़का क्या है? नाउन। मैंने क्या क्या? नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली, यानी उसी नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन की चर्चा पहले हो चुकी है, उसकी जिक्र पहले हो चुकी है। दिस इज द बॉय, ये वही खास लड़का है। whom I saw yesterday, जिसे मैंने कल देखा था। दिस इज द सेम बुक, ये तो वही बुक है, ये तो वही बुक है दैट आई बॉट yesterday, जिसे मैंने कल खरीदा था। यानी यहाँ पर जो दैट इस्तेमाल किया गया किसके लिए? इस बुक के लिए,
पता क्या चला कि ये स्पेसिफिक नाउन जिसका मेंशन पहले कर दिया गया हो उसी के लिए यूज किया जाता है। अगर दूसरी तरफ से समझने की कोशिश करेंगे तो इस पूरी सेंटेंस को और इस पूरी सेंटेंस को एक दैट आकर आपस में जोड़ दिया है। तो ये दो तरह के आपके पास कॉन्सेप्ट है, आप दोनों कॉन्सेप्ट को शामिल करके समझने की कोशिश करें कि क्या है रिलेटिव प्रोनाउन और क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में फर्क क्या है। जहां तक मीनिंग की बात आती है, वही वर्ड सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उसी वर्ड से हम किसी का रिलेशन बताने के लिए भी कर सकते हैं। मीनिंग में भी फर्क होगा और सेंस में भी फर्क होगा। जैसे यहां पे मैंने कहा हु इज योर ब्रदर, कौन है तुम्हारा भाई। हु इज योर ब्रदर, कौन है तेरा भाई। लेकिन यहां पर पूछा गया है सवाल और इसी हु को अगर हम इस्तेमाल यहां पे करना चाहें तो देखिए यहां पर भी हु का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहां पर हु का क्या कॉन्सेप्ट आने वाला है, जरा देखिए। इस सेंटेंस में कहा गया द बॉय हु इज प्लेइंग, लड़का जो खेल रहा है, लड़का जो खेल रहा है। इज माई ब्रदर, फर्क आपको शायद समझ में आ गया होगा। यहां पर हु का मीनिंग आया कौन और यहां पर हु का मीनिंग आया जो। तो रिलेशन जोड़ने के वक्त इसकी मीनिंग बदल गई। हु जो वहीं जहां सवाल करते वक्त इसका मीनिंग कौन आया, रिलेशन बताते वक्त जो आया। कौन तुम्हारा भाई है, आपने कहा लड़का। हु यानी जो, इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did you see yesterday, आपकी मुलाकात कल किससे हुई। यहां पर किससे, आप किससे कह रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं। और दूसरी तरफ दिस इज द गर्ल whom I saw yesterday, ये तो वही लड़की है जिससे कल मेरी मुलाकात हुई थी, ये वही। अब यहां पर जिससे, किससे और यहां पर जिससे, देखिए मीनिंग में किस तरह से फर्क आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन में, जिससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू स्टडी, आप कब पढ़ते हो। सवाल पूछा गया तो कब मीनिंग आया, अब कब पढ़ते हो। आई विल स्टडी व्हेन यू कम, हर मैं पढ़ूंगा जब आप आओगे। यहां पर कब का मीनिंग यहां पे नहीं जल के जब हो गया, यहां पर मीनिंग जब होता हुआ नजर आया। ये रिलेशन बताया, जब रिलेशन बताया तो देखिए हिंदी में भी मीनिंग बदलता हुआ नजर आता है। जब सवाल करते हैं तो कब मीनिंग आता है और जब रिलेशन जोड़ा तो यहां पर जब की मीनिंग आए। आप कब पढ़ते हो, आई विल स्टडी व्हेन यू कम, मैं पढ़ूंगा जब आप आओगे, जब आप आ जाइएगा मैं पढ़ूंगा, यहाँ पे जब मीनिंग आई। तो क्या पता चला कि इस तरह से हमारा वर्ड अपने आप में जब सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और जब हम इसका रिलेशन जोड़ते हैं तो इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक मेजर मिस्टेक जो कि प्रिंटिंग की है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों एक ही जगह लिखा गया है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जगह पे रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए था। तो आप इसे करेक्ट करके समझने की कोशिश करें। तो ये था डिफरेंस। तो किस तरह से आपने देखा ये डिफरेंस रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, ये डिफरेंस था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन, और ये 10वां प्रोनाउन है आपका। इसे समझने की कोशिश करें, बहुत ही आसान है इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि एक ऐसे प्रोनाउन जो अननोन पीपल और थिंग्स को इंडिकेट करता है उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। यानी डेफिनेट वे में नहीं इंडिकेट कर रहा हो नाउन को, तो वैसे प्रोनाउन को हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल को देखें और समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा समवन वाज प्लेइंग, कोई खेल रहा था, कोई खेल रहा था, मालूम नहीं कौन खेल रहा था। ये इनडेफिनिट अननोन पीपल और थिंग्स, अननोन पीपल की बात हो रही है। एवरीवन इज फिट, एवरीवन इज फिट, हर कोई फिट है। यहां पर कौन फिट है नहीं है मालूम नहीं, हर कोई फिट है, यानी अननोन, आप सभी को नहीं जान रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या बताया गया, समवन, एनीवन, एवरीवन, इससे पता चलता है कोई स्पेसिफिक नहीं। एक मास में आप बात कर रहे हैं, कोई आया क्या, समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। अब किसने चुराई पता ही नहीं। तो जब हम अननोन पीपल और थिंग्स की बात करते हैं वो सारा का सारा वर्ड हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन कुछ मेजर पॉइंट्स है, कुछ नोटेबल पॉइंट्स भी है जिसे समझने की कोशिश करना आपको अभी समझना है। लेकिन पहला कॉन्सेप्ट ये था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहेंगे, तो वो सारे वर्ड को इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे जिससे किसी स्पेसिफिक बंदे का जिक्र नहीं हो, किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में पता ना चले, उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। यानी जब अननोन पीपल और थिंग्स को इंडिकेट करता है। अब आगे देखते हैं क्या है। नोटेबल पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए ऑल के बाद आर, ऑल आर वेल, ऑल आर राइटिंग।
जब ऑल का इस्तेमाल स्पेशली जब हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि काउंटेबल नाउन के बारे में जब बात करते हैं तो ऑल के बाद हमारा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल लगता है। यानी जब ऑल के बाद हम काउंटेबल नाउन का जिक्र करेंगे, काउंटेबल नाउन को यूज करते हैं, तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ऑल आर वेल यानी पे कुछ नंबर्स की बात कर रहे हैं, 10-20 बंदे होंगे उसके बारे में बात हो रही है। मैं कह रहा हूं कि सबके सब ठीक है, 10-5 बंदे होंगे जो सबके सब लिख रहे हैं। तो यहाँ जब नंबर की बात होती है तो ऑल आर राइटिंग, ऑल आर वेल। लेकिन जब आप सिचुएशन की बात करते हैं, हालात की बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जब घर में कोई फंक्शन, पार्टी फंक्शन होता है, उस वक्त कोई अगर आपसे मिलने आते हैं तो एक सवाल पूछते हैं, बताओ भाई कैसा चल रहा है, क्या सब ठीक है ना? आप उस वक्त जवाब देते हुए नजर आते हैं, हाँ ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। तो वहां पर सब ठीक का मतलब होता है ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो उस इवेंट्स के लिए, उस पार्टी फंक्शन के लिए चाहिए, सारा इंतजाम आपका बिल्कुल सही है। उन सभी चीजों के लिए आपने एक वर्ड यूज किया और कह डाला ऑल इज वेल। तो यहाँ का ऑल के साथ इज आना भी सही है क्योंकि पूरी सिचुएशन को एक साथ आपने इंडिकेट करके कहा, इसलिए ऑल इज वेल भी सही है। और ऑल आर वेल यानी फर्क आपने देखा, यहाँ इंसान की मीनिंग आई, यहाँ पर पूरी सिचुएशन, हालात की मीनिंग आई। दूसरी तरफ जब अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो उसमें भी ऑल के बाद इज लगता है। जैसा देखते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स, दुनिया की समस्त चीजें, कहा कि वो दुनिया की वो सारी चीजें जो चमकने वाली है, सोना नहीं होता। यानी हर चमकने वाली चीजें सोना नहीं होता। फिर यहाँ पे मटेरियल नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन को इंडिकेट किया और यहाँ पर इज का इस्तेमाल किया। तो ये था यूजेस ऑफ ऑल, ऑल के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। इसलिए आप इसे भी ख्याल रखें कि ऑल के बाद आर भी सही है, इज भी सही है, बट दोनों की मीनिंग अलग है, डिफरेंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।